हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल विद नई वीडियो। दोस्तों, होंडा जो है लॉन्च कर दिया है अपना NX 500 जो कि मतलब एक दो साल पहले जो है CB 500X के नाम पे चल रहा था। उसी मोटरसाइकिल को बेसिकली जो है अभी नया टाइप का डिज़ाइन दिया गया है, नया फेयरिंग है, नया टेल लाइट है, नया हेडलाइट है एंड बहुत सारी चीज़ें जो इसमें चेंज हुआ है, जिसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो पे। एंड टॉप ऑफ इट हम लोग ये भी बात करेंगे कि इसकी प्राइसिंग जो कि लॉन्च हुआ है अभी 5.9X शोरूम के हिसाब से, इज इट जस्टिफाइबल या फिर ये एक्सपेंसिव है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आप में से है जो सोचते हैं कि ये मोटरसाइकिल जो है बहुत एक्सपेंसिव है एंड खास करके जब अब हिमालयन 450 लॉन्च हो चुका है तो हम जो है डायरेक्टली इसको कंपेयर कर रहे हैं हिमालयन के साथ, KTM 390 एडवेंचर के साथ। तो आज जो है इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सही में ये जो प्राइस टैग लगा ये जस्टिफाई करता है, नहीं करता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो एडवांटेज है, मतलब कंपेयर टू हिमालयन हो गया या फिर KTM 390 एडवेंचर के हिसाब से हो गया। मैंने जो पीछे लाइट लगाई है पता नहीं फॉर सम रीजन ये अप डाउन होता रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उस पर फोकस मत करो, बस इस पर फोकस करो। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं जो है बड़े साइज की जो एडवेंचर टूरर मतलब जो मोटरसाइकिल होता था वो सब चलाने के बाद फाइनली मैं मूव हो गया 400-500 सीसी की सेगमेंट पे ऑफ मोटरसाइकिल पे। उसका कई सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन जो ये है वो ये है कि वेट की बात है। दोस्तों जी हाँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरी मोटरसाइकिल जो है 200 kg के अंदर रहने से बेटर है, 200 kg से जितना नीचे हो उतना बढ़िया है। सेकंड चीज ये है कि जो बड़े बड़े मोटरसाइकिल रहते हैं उसमें एक दिक्कत ये होता है कि ये बहुत नंबर्स में ज्यादा नंबर्स में बिकता नहीं है, तो जिसकी वजह से स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी है सब थोड़ी सी टाइम ले लेता है। थर्ड पॉइंट ये है कि ऑब्वियस सी बात है, जब आप मेंटेनेंस से सबके बारे में बात करते हैं तो बड़े मोटरसाइकिल का सर्टनली मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आजकल जो है मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में हाईवे ट्रेवल्स को बहुत अवॉइड करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मुझे यहाँ से लद्दाख जाना है तो फिर मैं यहाँ से लद्दाख तक और राइड नहीं करता हूँ। द लास्ट राइड विच आई डिड वॉज ऑन द अफ्रीका ट्विन विच वॉज अबाउट 2-3 ईयर्स बैक। उसके बाद से मैं कभी भी ये सब जो लंबे लंबे हाईवेज में राइड नहीं करता हूँ। उसका दो रीज़न है। एक रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि आप सोचो कि मुझे जैसे यहाँ से दिल्ली तक जाने के लिए 2.5 दिन लगता है, मतलब 5-6 दिन मेरा जो वेस्ट हो जाता है जाने आने में। मैं इसके बदले ये 5-6 दिन जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ पहाड़ियों में, जो मुझे एक्चुअल में पसंद आएगा। क्योंकि ये जो 4-5 दिन की राइड जो अप एंड डाउन है इसमें कुछ भी काम नहीं है। आप बस मतलब एक्सीलेटर घुमाते हो और आपको ये लगता है कि कितना जल्दी हम बस डिस्टेंस कवर करेंगे एंड मतलब ऐसे ही चलते हो, मतलब एमलेसली चलते हो। सो ये क्या है, वो एंटरटेनिंग नहीं है, क्योंकि ये रोड्स हमने बहुत बार कर लिया इसलिए, और एंटरटेनिंग नहीं लगता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैं अभी जो है मेरे मोटरसाइकिल को शिप कर देता हूँ डायरेक्टली दिल्ली या चंडीगढ़, जो भी नियरेस्ट डेस्टिनेशन टू द हिल्स है वहां तक हम लोग शिप कर देते हैं, ताकि टाइम भी बचे, पैसा भी बचे, एफर्ट भी बचे। सो वो है बात। इसके अलावा एक और रीजन ये है कि मैं जो है अपने मोटरसाइकिल के साथ बहुत जगह जो है सोलो एक्सप्लोर करता हूँ, और खास करके मेरे पास अगर एडवेंचर टूर मोटरसाइकिल है तो मैं कभी कभी ट्रेल्स भी एक्सप्लोर करता हूँ, जो मैं अकेला करना पसंद भी करता हूँ। क्योंकि ट्रेल्स में क्या होता है ना, आप दोस्तों के साथ भी जा सकते हो, उसकी अलग मजा है। अगर आप सिंगल एक्सप्लोर कर रहे हो उसकी भी मजा अलग है। लेकिन जब आपकी मोटरसाइकिल काफी बड़ा हो जाता है, काफी भारी हो जाता है, उसके इस पे क्या होता है, आप अगर सोलो कहीं फंस जाते हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है आपको निकालने में, एंड यू ऑलवेज नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट। लेकिन वहीं अगर 200 kg से नीचे की मोटरसाइकिल है तो मेरे कैपेबिलिटी के हिसाब से मैंने खुद देखा है कि किसी भी तरह की जो ट्रिकी सिचुएशन होता है, आइदर मैं निकाल देता हूं या फिर वहां से वापस आ जाता हूं, कुछ ना कुछ करके आई कैन मैनेज। जैसे आपने देखा कि हिमालयन 450 पे भी हमने ऐसी एक वीडियो बनाया था जिसमें ट्रेल मैंने अकेला एक्सप्लोर किया था। वो वीडियो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि ये कर क्या रहा है, मतलब फंसा रहा है, निकाल रहा है, तो ऐसे। तो बेसिकली उस वीडियो पे वही था कि मैं सोलो एक ट्रेल को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वहाँ पे जो मोटरसाइकिल जो है फंसता है जब कभी भी, मतलब क्योंकि ये थोड़ा सा वो फार्मलैंड टाइप की लैंड है, तो कहीं कहीं गिल्ली मिट्टी ये सब है जहाँ पे फंस जाता था और मैं खुद से निकाल रहा था। तो लोगों को थोड़ा आइडिया नहीं है कि कर क्या रहा है, लेकिन बात वही है कि मुझे वो सोलो एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। जब कभी फंसता है, आपके आसपास में लोग नहीं रहते हैं, सो यू हैव टू रिकवर द बाइक बाय योरसेल्फ। तो वहाँ पे वेट की जो एडवांटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर वो थोड़ा कम वजन का मोटरसाइकिल है, अगर ज़्यादा हैवी है तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। एनीवेज, तो ये सब रीजंस को लेके भी मैंने एक वीडियो बनाया था, डिटेल वीडियो, जिसमें मैंने बहुत सारे बातें किया था। तो आई एम श्योर कि आपको वो वीडियो बहुत हेल्प होगा। उसकी लिंक जो मैं शेयर करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, आप वो कभी भी देख सकते हो। तो ये कुछ रीजंस मैंने आपको बता दिया जिससे आपको ये समझ में आए कि क्यों मैं प्रेफर करता हूँ 300 से 500 सीसी के अंदर जो मोटरसाइकिल्स है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सेगमेंट ऑफ मोटरसाइकिल्स है प्रैक्टिकल है टूरिंग करने के लिए। दीज आर नॉट वेरी ह्यूज मोटरसाइकिल, दीज आर नॉट वेरी स्मॉल मोटरसाइकिल। ये मिड सेगमेंट में होता है, आपको कंफर्ट भी अच्छा देता है, टूरिंग कैपेबिलिटीज भी अच्छा रहता है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज इनका डिसेंट रहता है, एंड ओवरऑल मतलब राइड के हिसाब से आपको अच्छा है टूरिंग पर्सपेक्टिव पे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट सेगमेंट। चलो अब जो है बात करते हैं NX 500 के बारे में। दोस्तों, ये जो मोटरसाइकिल है ये लॉन्च हुआ है 5.9 लाख एक शोरूम। तो अगर हम लोग बैंगलोर जैसी जगह पे अगर मान लो कि ऑन रोड प्राइस देखेंगे और एक लाख एक 10 तो मिनिमम इसमें ऐड होना चाहिए, क्योंकि बैंगलोर में थोड़ी सी टैक्सेस ज़्यादा है, आपके सिटी में हो सकता है थोड़ा प्राइस डिफरेंस हो। तो उस हिसाब से देखने से क्लोज टू मान लो कि 7 लाख के आसपास अगर मान लो कि इसकी प्राइस हम लोग ले रहे हैं। अब 7 लाख के हिसाब से क्या है, लोग इसको जो है बहुत सारे मोटरसाइकिल के साथ कंपेयर करेंगे, एंड सबसे बड़ा कंपैरिजन जो होने वाला है वो है हिमालयन 450 के साथ एंड KTM 390 एडवेंचर के साथ। आई थिंक KTM 390 एडवेंचर 4
4 लाख से 4.5 लाख के आसपास आता है बैंगलोर में। एंड हिमालयन अगर लगभग आप देखोगे उसका भी उतना ही आएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि 4.4 लाख हिमालयन कैसे होगा, तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो हिमालयन में देखो कुछ शॉर्ट फॉल्स भी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ट्यूबलेस किट नहीं है, मतलब ट्यूबलेस टायर का जो स्पोकल सिस्टम नहीं है, तो जब कभी भी वो आएगा वो हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अभी आज के रेट पे हिमालयन 450 जो है ऑन रोड करीब 3.9 to 3.95 हो चुका है, बिकॉज प्राइस बढ़ चुका है। मतलब मैं बैंगलोर की प्राइस को लेके कर रहा हूँ, आप आपके सिटी के हिसाब से कंपेयर कर लो। तो 3.95 लाख में आपको जो है ऑन रोड मिल रहा है अभी हिमालयन की, जो मैंने जो कलर लिया है। टॉप ऑफ इट आपको जो है जब कभी भी ट्यूबलेस की जो स्पोक व्हील्स आएगा आप उसको डालना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम लोग इसको KTM 390 एडवेंचर और NX 500 के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली हमें ये फीचर्स ज़रूरत है। तो उसकी जो कॉस्ट आ जाएगा करीब 40,000 रुपीज़ डेफिनेटली आएगा। अगर किसी को बिलीव नहीं हो रहा है, ट्रस्ट माई वर्ड, जब कभी भी रॉयल एनफील्ड लॉन्च करेगा आप ये वीडियो सेव करके रखो, तब आप मतलब नोट कर देना 40,000 के आसपास डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये रिम्स को बनाना बहुत एक्सपेंसिव है, इसकी पैटर्न कॉस्ट है, बहुत कुछ कॉस्ट है, तो डेफिनेटली आरी को वो एक्सपेंसिव होगा। तो 40,000 के आसपास आप उसका कॉस्ट लगा लो। टॉप ऑफ इट आपको बताया था रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में जो स्टॉक सीट सेटअप आया है वो इतना बढ़िया नहीं है। वो देखने में बढ़िया लगता है, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली एक 1500 किलोमीटर का राइड करके आया एंड इट इज़ नॉट सो कंफर्टेबल। मतलब वो लॉन्ग रन पे वो थोड़ा सा आपको बैक पेन देता है, तो उसकी वजह से मैं प्रेफर करूँगा कि इसकी जो टूरिंग सेटअप वाली सीट है उसको हम लोग लगाएंगे। एंड आई एम श्योर कि रॉयल एनफील्ड को भी इसके बारे में पता है, उसी वजह से इन्होंने जो है एक्सेसरी जैसा टूरिंग सीट को मतलब लॉन्च किया है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी सीट की शॉर्टफॉल क्या है। तो अगर आप वो टूरिंग सीट लगा तो आई थिंक उसका कुछ 3-4 हज़ार के आसपास आ जाएगा। एंड देन विंडशील्ड जो स्टॉक दे रहा है वो भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि 390 एडवेंचर में समवॉट जो विंडशील्ड देता है वो मैनेजेबल है, एंड जो आपका NX 500 में दे रहा है वो तो बहुत अच्छा विंडशील्ड है, प्रॉपर विंडशील्ड है फॉर टूरिंग। तो उस हिसाब से देखो कि उसकी भी कॉस्ट आएगा। छोटे मोटे अगर जो चीज़ें जो हिमालयन में शॉर्टफॉल से उसको करने के बाद आई थिंक क्लोज टू 4 लाख आपका जो हो जाएगा ऑन रोड। तब क्या होता है KTM 390 एडवेंचर और हिमालयन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में आता है। एंड अगर हम लोग NX 500 को कंपेयर करेंगे देन प्राइस डिफरेंस ऑलमोस्ट 2.6 लाख की ज़्यादा हो रहा है। 2.6 लाख हो रहा है ना, 4.26, हाँ ठीक है। सो 2.5 लाख आप ये सोच लो कि 2,50,000 या 60,000 के आसपास जो ज़्यादा आ रहा है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि होंडा NX 500 में आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहला जो है अगर हम लोग इंजन के स्पेक हिसाब से देखेंगे, सबसे बड़ी बात ये ट्विन सिलेंडर इंजन है दोस्तों। हिमालयन और KTM 390 एडवेंचर जो है सिंगल सिलेंडर इंजन है, जिसकी वजह से आपने मार्क किया होगा कि KTM 390 एडवेंचर में भी बहुत सारा वाइब्रेशन होता है एंड हिमालयन में भी होता है। अभी मैंने एक रिसेंटली एक ट्रिप किया, इसमें सबसे बड़ी जो डीमेरिट मुझे लगा हिमालयन पे वो है कि 5,000 से लेकर 6,000 RPM के अंदर जो है इसमें बहुत वाइब्रेशन है, जिसकी वजह से हाथ जो है नंब होता है। एंड अगर कोई भी इस बाइक को थोड़ा 300-400 किलोमीटर के लिए एक दिन में चलाए, ही कैन फील इट कि हाथ नंब होता है। एंड मैंने ये चीज़ कंफर्म किया मेरे दूसरे दोस्तों के पास, जिसके पास ऑलरेडी हिमालयन है, उन्होंने भी लॉन्ग राइड किया है, उन्होंने भी कंफर्म किया कि हाँ ये होता है। और सबसे बुरी बात क्या है पता है, 5,000 से 6,000 RPM के अंदर आपकी बाइक जो है चलता है 100 से 120 किलोमीटर के अंदर, विच इज़ एन आइडियल टूरिंग स्पीड फॉर मी एटलीस्ट। मैं वही स्पीड पे चलाता हूँ। इस स्पीड से नीचे अगर आप जाते हो 80-90 के अंदर तो फिर उसमें वाइब्रेशन नहीं है, और अगर 120 के ऊपर जाते हो तो भी वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन 120 के ऊपर तो पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज हमेशा आप 120 के ऊपर चलाना थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो वो हो जाता है। 80-90 थोड़ा सा जो है बोरिंग लगता है, क्योंकि इसमें पावर अच्छा खासा दिया तो बोरिंग लगता है, तो ये थोड़ी सी डीमेरिट हो जाता है। एनीवेज, लेकिन ये क्या होता है पता है, ये प्रॉब्लम जो है ये एक्चुअली सिंगल सिलेंडर में जब कभी भी आप 40 bhp के आसपास जो है पावर निकालते हो, उससे ज़्यादा निकालते हो, ऑब्वियसली बात है उसमें वाइब्रेशन होगा। तो सारे के सारे सिंगल सिलेंडर में ये वाइब्रेशन आएगा। तो वहाँ पे NX 500 अगर आप देखोगे तो ट्विन सिलेंडर देता है। इसमें क्या है ना, आपको जो बड़े बाइक वाली जो फील आता है ना, जो बड़े बड़े बाइक में आप जब रेव करते हो तो कितना स्मूथनेस आता है, जनरली जो होंडा और कावासाकी ऐसे मोटरसाइकिल में जो स्मूथनेस आता है वो उसमें आता है। इनफैक्ट मैंने CB 500X जो है ऑलरेडी ऑलमोस्ट एक 400-500 किलोमीटर्स मैंने एक दिन में चलाया था। इट वॉज सुपर कंफर्टेबल। आई थिंक उसमें भी थोड़ा सा वाइब्रेशन आ रहा था, बट दैट वाज अबव 120-125 के ऊपर हल्का सा जो है वाइब्रेशन फील होता था, बट बिलो दैट इट वाज लाइक बटर स्मूथ एंड इट वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल। अगर पावर फिगर की बात करेंगे तो 47 bhp की पावर आता है, 43 bhp की पावर आता है, जो कि हिमालयन के हिसाब से 7 bhp ज़्यादा है, बट KTM के हिसाब से आई थिंक 4 bhp शायद ज़्यादा है। पावर के मामले में आई थिंक KTM और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा, बिकॉज KTM इज़ अ लाइटर बाइक एंड दिस इज़ ए स्लाइटली मोर हैवियर बाइक। लेकिन आपको एक बात बताओ, इंटरेस्टिंग सी बात है, इसमें ट्विन सिलेंडर है होने के बाद भी इसकी वेट जो है 196 kgs है, 195 या 196 kg है, जो कि सिमिलर टू हिमालयन है। हिमालयन एक सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल है एंड फिर भी ये ट्विन सिलेंडर होने के बाद भी उसकी वेट वो है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है मैं आपको बताता हूँ। एक दिन जब मैं CB 500X लेके आया, मेरे दोस्त था जिसके पास डोमिनार है, उसने बोला मुझे थोड़ा चला के देखना है।
तो जैसे ही उसने चलाया और फिर मैं उसका डोमिनार चला के गया, बेसिकली पार्किंग तक गए, दोनों की डिफरेंस अब बता देता हूँ। मैं जब डोमिनार को पिक किया, आई फेल्ट कि इट इज़ अ हैवी बाइक, मतलब ऐसे उठाते ही मुझे फील हो गया कि भाई साहब ये पूरा हैवी फील करवाता है। सेम चीज़ जब आप 500 मतलब CB 500X को मैंने उठाया, उसमें फील ही नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि बहुत बढ़िया से जो है वेट को मैनेज किया गया है और नीचे की तरफ वेट दिया गया है, जिसकी वजह से ऊपर में आपको हैवीनेस नहीं लगता है। वो चीज़ हिमालयन में बहुत बड़ी दिक्कत है, जो कि टॉप हैवी होता है। इसके बारे में हम लोग बहुत सारे बातें किए हैं। इवन तो इन दोनों की जो वेट जो है सेम है, फिर भी आपको जो हिमालयन थोड़ा हैवी लगेगा, ये जो है थोड़ा लाइट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ना साइंस यूज़ होता है कि आपकी फ्रेम की डिज़ाइन कैसा है, इंजन की प्लेसमेंट कैसा है, टैंक की शेप कैसा है, कहाँ पे टैंक वेट डाल रहा है, ये सब कुछ मैटर करता है। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो हिमालयन थोड़ा सा आपको हेवी हो जाता है, ये थोड़े से आपको जो है लाइट फील करवाता है, इवन दो इट इज़ अ ट्विन सिलेंडर बाइक। अच्छा, और क्या मिलता है आपको NX 500 में? NX 500 में आपको मिलता है HISS लॉकिंग मैकेनिज्म। इनकी जो की है, ये होंडा के सारे प्रीमियम मोटरसाइकिल्स में जो है ये लॉकिंग मैकेनिज्म आता है। दिस इज बेसिकली लाइक योर इमोबलाइजर, जैसा आपका कार में होता है, एक लाइट बिप करता रहता है। इमोबलाइजर में क्या होता है कि वही पर्टिकुलर जो ओरिजिनल की है, उसी से ही बाइक खुल पाएगा। अगर कोई डुप्लीकेट ऐसा की बना के ला रहा है तो उससे वो नहीं खोल पाएगा, बिकॉज इट्स अ प्रोग्राम्ड की। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब ट्रस्ट मी, जब ये कभी काम में आएगा ना, तब आपको लगेगा कि यार ये बचा दिया। रॉयल इनफील्ड हिमालयन में अगर आप देखोगे तो मेरा जो दोस्त है यासिर मोटोजुमोर, इनकी चैनल है, मैं उनका एक वीडियो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, उन्होंने शेयर किया था। सो बेसिकली उनका कहना यह था कि जो एक्चुअली कहना क्या मतलब, ये फैक्ट है, आरी की जो की का जो पॉइंट है, उसके पीछे 2 केबल ऐसे निकला है। तो अगर आप वो दोनों केबल को निकाल के शॉर्ट करोगे तो हो सकता है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। एंड देन हैंडल लॉक, तो ब्रेक करना आप लोगों को पता है कितना ईजी है। सो अगर मैं इसको काटूं और ये दोनों तार आपस में जोड़ दूं तो मोस्ट प्रोबेबली दिस बाइक इज गोना टर्न अप। आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज़ दिस इज अ न्यू मोटरसाइकिल। आई डोंट नो इफ दिस थिंग हैज एन इमोबिलाइजर। है क्या इसमें? लगता तो वैसे मुझे भी नहीं है कि इमोबिलाइजर है, बट वो चीज़ जो इसमें नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें ये प्रोग्रामेबल किया आता है। आई थिंक KTM में भी ये नहीं आता है। सो ये यहाँ पे एक एडवांटेज आपको मिल जाता है होंडा पे। दोस्तों, ये चीज़ें ना छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन इसमें पैसा खर्च होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसा कहाँ खर्च हुआ है। मैं वो चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो इसमें है, मतलब अपना CB 500X में है, जो कि KTM 390 एडवेंचर में भी है, लेकिन हिमालयन में नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये सब चीज़ों को अगर कंपेयर करोगे तो हिमालयन की जो कॉस्ट है ना, वो एक्चुअली इट इज़ एन एक्सपेंसिव बाइक देन दी 390 एडवेंचर, एंड इट इज स्लाइटली लेस एक्सपेंसिव देन दी NX 500। ऑब्वियस बात है, NX 500 तो बहुत बड़ा गैप है, लेकिन 390 एडवेंचर के हिसाब से अगर आप देखोगे, हिमालयन थोड़ी सी ना एक्सपेंसिव बाइक है। अगर आप ऐसे सारी चीज़ें अगर डालोगे, ट्रैक्शन कंट्रोल ये सब डालोगे ना, उसकी कॉस्ट भी करीब करीब 5 लाख को चला जाएगा। जितना सारी चीज़ें मतलब KTM 390 में एडवेंचर में आता है, जैसे आपका वो आ जाता है, कॉर्नरिंग ABS आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आता है, जो कि मतलब इसमें अगर वो चीज़ें आप रखोगे तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और होंडा के ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मैंने बहुत मतलब देखो, पहले CB 500X में नहीं था, बट अफ्रीका ट्विन पे मैंने यूज़ किया एंड बहुत अच्छा काम करता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। वन ऑफ द फाइनेस्ट मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आप बोल सकते हो। टायर्स की अगर थोड़ा बात करेंगे तो टायर्स भी इसमें थोड़ा एक्सपेंसिव टायर्स है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल है, जो CB जो अपना NX 500 में जो प्रोफाइल आता है, वो पीछे आता है 160 प्रोफाइल के टायर। दोस्तों 160 प्रोफाइल टायर मतलब मैं बोल देता हूँ इवन अफ्रीका ट्विन से भी हल्की सी वाइड है। तो ये क्या है, एक तो लुक को एनहांस करेगा, दूसरा ऑब्वियस सी बात है कॉर्नर ये सब में भी अच्छा रहेगा, कॉर्नरिंग ये सब भी मजा आएगा। तो वो है, तो यहाँ पे भी पैसा खर्च होता है। अब 160 प्रोफाइल के टायर में दिक्कत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली 150 तक जो टायर्स होता है ना, वो रेगुलर बाइक्स का होता है। 160 होते ही वो सुपर बाइक कैटेगरी पे चला जाता है। तो वहाँ पे क्या है, इनको टायर की कॉस्ट भी ज़्यादा मतलब पड़ा होगा कंपेयर टू दी 150 सेगमेंट ऑफ टायर। तो यहाँ पे देखो, ये सब चीज़ों में जो है ना, कॉस्ट ऐड होके बाइक की कॉस्ट ओवरऑल बढ़ रहा है। तो ये चीज़ हमें समझना है। विंडशील्ड अगर आप देखोगे तो होंडा की जो विंडशील्ड दिया है, एकदम परफेक्ट विंडशील्ड है। अगर आप वो लगाते हो, आपको और कोई भी थर्ड पार्टी विंडशील्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आते हैं दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में। देखो 47 bhp की पावर दे रहा है, ऑब्वियसली ये दोनों बाइक से थोड़ा ज़्यादा पावर देता है। उस हिसाब से स्टॉपिंग पावर भी इसमें बेहतर रहेगा, बिकॉज सामने इसमें जो है ट्विन डिस्क दिया है। अब यहाँ पे भी पैसा ऐड हो गया कि आपका एक डिस्क प्लेट भी एक्स्ट्रा लग गया, केबलिंग एक्स्ट्रा लग गया, पैड्स एक्स्ट्रा लग गया। देखो यहाँ सब जो है कॉस्टिंग्स ऐड हुआ है। बाकी अगर हम लोग डिजिटल स्क्रीन का देखेंगे तो डिजिटल स्क्रीन, तीनों में डिजिटल स्क्रीन तो आता ही है। इनफील्ड में आपका जो है वो जो मैप सिस्टम है,
और इस पे आ जाता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन। आई थिंक ये वही सिस्टम है जो अपना ट्रांसल पे जो स्क्रीन आया है वही स्क्रीन है। मैंने वो स्क्रीन देखा है, बहुत ब्राइट और अच्छे क्वालिटी की स्क्रीन है, मतलब क्वालिटी दिखता है उसमें, तो वो है। तो स्क्रीन के मामले में तीनों में जो है कलर TFT ये सब कुछ है, एंड इसमें फीचर्स भी लगभग सेम है। आई थिंक KTM में खाली टर्न बाय टर्न नेविगेशन पहले आता था, आजकल नहीं है, बट इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन आ जाता है, एंड RE में एक स्टेप अहेड है जिसमें मैप भी आ जाता है, वो हमने देखा है। एंड इन सबसे एक और बात है जो शायद आप में से कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, वो है ये बाइक थोड़ा सा यूनिक रहेगा, क्योंकि KTM 390 एडवेंचर बहुत मास स्केल में बिकता है, एंड हिमालयन उससे डबल मास स्केल, डबल ट्रिपल या 4 गुना ज़्यादा मास स्केल में बिकेगा। सो आने वाले कुछ सालों में ऐसा हो सकता है कि एवरी सेकंड बाइक विल बी हिमालयन, मतलब एवरी सेकंड एडवेंचर टूर विल बी हिमालयन और KTM 390 एडवेंचर। लेकिन होंडा की जो NX 500 है ये बहुत सिलेक्टेड क्लासी लोग खरीदने वाले हैं। जैसे प्राइस की डिफरेंस है तो ऑब्वियसली वो सेगमेंटेशन थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो इसमें वही लोग खरीदेंगे जो लोग अफोर्ड कर पाएंगे, जिनको क्वालिटी प्रेफरेंस है कंपेयर टू, मतलब कि उनको जो भी बाइक्स इनके गराज में पार्क होकर रहना चाहिए वो क्वालिटी रहना चाहिए। अगर आप पर्सनली मुझे पूछोगे कि क्या ये मैं ये बाइक खरीदूंगा, मैं डेफिनेटली खरीदूंगा। सो मैंने जो लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि वाई सोल्ड दी अफ्रीका टूर एंड बॉट दी KTM 390 एडवेंचर, वहाँ पे मैंने ये बताया था कि होंडा की CB 500X मुझे अच्छा लगता है, लेकिन होंडा उसको रीलॉन्च नहीं कर रहा है, मतलब वो सब स्टॉक जो था वो सेल हो गया, एंड अब जो रीलॉन्च नहीं हो रहा है, बट लकीली नाउ वी हैव इट। एंड मुझे पर्सनली पता है कि द मोमेंट आई राइड दैट बाइक कितना अच्छा क्वालिटी फील हो रहा था जब CB 500X मैं खुद चला था। आई एम श्योर कि जिनके पास CB 500X ऑलरेडी है उनको ये चीज़ पता है कि क्या लेवल की क्वालिटी एंड क्या लेवल की फिट एंड फिनिश एंड क्या लेवल की मोटरसाइकिल ओवरऑल पैकेज में उनको डिलीवर हो रहा है। सो ये है, देखो क्वालिटी ऐसी है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे प्राइस पॉइंट पे, तो अगर आपको कोई चीज़ क्वालिटी मिल रहा है उसका एक्सपेंसिव रहेगा ही रहेगा। एंड टॉप ऑफ इट आई थिंक दिस इज अ CBU मोटरसाइकिल, तो CBU की वजह से भी थोड़ा सा वो टैक्सेस भी ज़्यादा हो जाता है, जिसके हिसाब से ये एक्सपेंसिव हो रहा है। अगर आप मुझे पूछे क्या 7 लाख या 7 लाख प्लस जो अमाउंट है ये जस्टिफाई कर रहा है इसके प्राइस को, सो मुझे लगता है कि ये बाइक की प्राइस 6.5 लाख के आसपास होना चाहिए, बट 6.5 लाख से मतलब 6.5 लाख से नीचे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया हर चीज़ में क्वालिटी, इवन आप अगर होंडा की जो लीवर्स देखोगे, ब्रेक और क्लच की लीवर्स, यू कैन इमीडिएटली फील द डिफरेंस। बाकी इतना लाइट उनकी लीवर रहता है, देखो स्लीपर असिस्ट क्लच सब में है, KTM की बहुत लाइट है, ये होंडा की जो बाइक है इसमें भी बहुत लाइट है। एनफील्ड का जो क्लच है बहुत हैवी है, आग पर अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ऐसे चलाते हुए जाते हो आपको हैंड पेन बहुत आता है। तो देखो कहीं ना कहीं थोड़ा क्वालिटी में अगर देखोगे तो होंडा की क्वालिटी डेफिनेटली बेटर है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे कि बोलो भाई अगर इसको हम लोग 7 लाख में खरीदेंगे फिर हम लोग वर्सेस क्यों नहीं खरीदेंगे, मतलब हो सकता है 9.5-10 लाख में आएगा, 2-3 लाख और देंगे, कम से कम हमें 650 सीसी की बाइक मिल रहा है, इससे बड़ी साइज बाइक है। लेकिन अगर आपके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस है देन आई थिंक आपको थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, क्योंकि वर्सेस एंड NX 500 आर स्लाइटली डिफरेंट मोटरसाइकिल्स। वर्सेस जो है वो हाईवे के लिए बेस्ट मोटरसाइकिल है, मैं सच बोलता हूँ 10-11 लाख में आप जितने सारे मोटरसाइकिल है सबसे बेस्ट जो है वर्सेस है। लेकिन जैसे ही आप उसको रोड के नीचे ले लेते हो वो बहुत अनस्टेबल हो जाता है एंड उसको आपको चलाने में डर लगता है, क्योंकि मेरे पास वर्सेस था तो मुझे पता है, क्योंकि एक तो बाइक जो है उसमें भी वही है टॉप हेवी की प्रॉब्लम है, मतलब टैंक उसकी बहुत हेवी है एंड वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है ऑफ रोड्स में चलाने के लिए। सेकंड, सस्पेंशन सेटअप इंटायरली सेटअप है वो हाईवे के लिए, वो ऑफ रोड के लिए बिल्कुल है नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा बॉटम होता है। थर्ड जो है उसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर भी, जैसे आप ऑफ रोड में लोगे ना उसकी फेयरिंग से साउंड आता है, आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो परमिट नहीं करता कि आप उसको लेके ऑफ रोड में चलाओ। इवन उसके टायर्स भी देख लोगे तो दोनों जो है 17 इंच की टायर में आता है। अब 17 इंच में क्या होता है ना, वो है रोड फोकस टायर, तो ओवरऑल इट्स ए ओनली रोड बाइक। तो अगर आपको हाँ सच में खाली रोड करना है, हाईवे डिस्टेंस टूर, लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना है, आई थिंक यू कैन गो फॉर द वर्सेस 650। लेकिन अगर आपको साथ ही साथ ट्रेल्स भी करना है, सिटी में भी चलाना है, देन आई थिंक CB 500X या फिर जो NX 500, में बार बार CB 500X मेरे मतलब मुंह में आ जाता है, बट NX 500 जो है आई थिंक दैट टोटल मेक सेंस। अच्छा, व्हील प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। सच बताऊं तो मुझे ना ये 21 इंच जो व्हील है, मुझे आई एम नॉट अ बिग फैन। मतलब पहले जब मैं अफ्रीका टूर चलाया था मुझे अच्छा लगता था जब मैं ट्रेल में जाता था, लेकिन इसकी ना डीमेरिट क्या है पता है, सबसे बड़ी बात होती है कि ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज ऑन हाईवे ऑल्सो यू कैन फील द डिफरेंस की 21 इंच में थोड़ी सी आपको ना ब्रेकिंग जो है अनसेटल्ड लगता है कंपेयर टू द 19 इंच। 19 इंच थोड़ा सा शार्प रहता है ब्रेकिंग और थोड़ा जल्दी वो पकड़ लेता है। सेकेंड चीज़ क्या पता है, टू मच लॉन्ग सस्पेंशन ट्रैवल है, वो भी एक दिक्कत होता है। मैं अभी जो ट्रिप पे आ रहा था कभी कभी मैं 130-135 पे भी जाता था, लेकिन जैसे ही वो स्पीड पे ब्रेक लगाता था ना तो मुझे थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस कंपेयर टू द 19 इंच व्हील वो कम लगता है।
आप अगर ये दोनों बाइक्स को साथ ही साथ चलाओगे, 19 इंच की कोई भी 390 एडवेंचर ले लो या फिर स्क्रैम्बलर ले लो, उसके कंपैरिजन में अगर आप हिमालयन चलाओगे तो जब आप स्पीड चलाओगे ना, थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि 21 इंच और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस थोड़ा फील होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, जब आप सिटी में चलाओगे उसकी भी दिक्कत है। 21 इंच में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जो 19 इंच में आएगा। 19 इंच इज काइंड ऑफ अ डू इट ऑल काइंड ऑफ थिंग, मतलब आप हार्डकोर ऑफ रोड नहीं कर पाओगे, बट आप ऑफ रोड भी कर सकते हो, ट्रेल भी कर सकते हो, जैसे स्क्रैम्बलर टाइप के प्रोफाइल जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वैसा है। तो हाँ, अगर मुझे पूछ रहे हो मैं ले रहा हूँ, मैं लूँगा, मतलब थोड़ा सा बजट वर्कआउट करके अगर हो रहा है देन आई विल टेक, बिकॉज आई विल बी रियली हैप्पी ओनिंग दिस बाइक, क्योंकि मेरा एग्जैक्टली सेगमेंट पे ये बैठता है। और मुझे सबसे प्रायोरिटी जो मुझे लगता है वो कंफर्ट है, एंड कंफर्ट के मामले में ये बहुत बढ़िया है। मैंने खुद चलाया है CB500X को, तो आई नो द कंफर्ट। आई वाज जस्ट होपिंग कि उसका कभी अपग्रेड आ जाएगा, क्योंकि जब मैं CB500X चलाया तब ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट पे नया वर्जन ऑफ CB500X आ गया था, जिसमें ट्विन डिस्क और ये सब के साथ और इन्वर्टेड फोक्स जो सस्पेंशन USD अपसाइड डाउन फोक्स वो था। तो मुझे लगता था कि यार चलो ठीक है, आप वेट कर लेंगे, जो नया अपडेट आएगा वो लेंगे, एंड नाउ इट इज़ हियर। NX500 बिल्कुल अपडेटेड बाइक है। इसकी सस्पेंशन वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन आई कैन से, मतलब अनलेस यू राइड दिस बाइक यू विल नॉट इवन नो व्हाट दिस बाइक इज ऑल अबाउट। तो अगर आपको कंफर्ट और क्वालिटी प्रायोरिटी है आपके लाइफ में, देन आई थिंक यू विल प्रेफर दिस मोटरसाइकिल। अब दोस्तों देखो, 7 लाख छोटी अमाउंट नहीं होता है, आई एम श्योर, क्योंकि जो लोग 300-400 सीसी से मूव कर रहे हैं उनके लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल। लेकिन अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप जाके मोटरसाइकिल को एक बार राइड कीजिए, आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा। अगर बजट की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी बजट कांस्टेंट है, देन यार आप हिमालयन ले सकते हो, 390 एडवेंचर ले सकते हो, ये बहुत कॉम्पिटेटिव मोटरसाइकिल है। इवन स्क्रैम्बलर 400X भी ले सकते हो। आजकल ये मोटरसाइकिल्स बहुत कॉम्पिटेटिव है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर दैट एक्स्ट्रा क्वालिटी थोड़ी सी प्राइस आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, बट आई थिंक इट्स अ गुड बाइक। अभी तक मैंने NX500 को चलाया नहीं, जब कभी भी शोरूम में आ जाएगा आई थिंक आई विल गो एंड टेक अ टेस्ट राइड, बट मोस्टली पॉसिबिलिटीज आर देयर दैट आई मे बाई दिस बाइक। अगर मैं खरीद रहा हूँ तो आगे चल के आपको पता चलेगा, और अगर मैं खरीद रहा हूँ कहाँ से खरीदूंगा, आई मे बाई इट फ्रॉम कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज आपको जैसे पता है कि कमल भाई हमारे हैं, जिनकी शोरूम है कोलकाता में, बिग विंग टॉप लाइन शोरूम है, जो कि आपका AJC बोस रोड में है। अगर आपको होंडा से कोई भी मोटरसाइकिल खरीदना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाके कमल भाई की शोरूम में एक बार देखिए। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे स्टाफ है वहाँ पे, अच्छी शोरूम है। सो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जाके वहाँ पे देखिए। सो मैं अगर मोटरसाइकिल लूँगा तो मैं वहीं खरीदूंगा, एंड आई एम श्योर कि अगर मैं वहाँ से डिलीवरी लेता हूँ तो एक बढ़िया सा मीटअप भी करेंगे कोलकाता में, एक बड़ा वाला मीटअप करेंगे। पहले से ही अनाउंस करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जो गया था वो एंड मोमेंट में बताया था तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन इस बार पहले से हम लोग अनाउंस करेंगे। वी कैन हैव अ वेरी गुड सेलिब्रेशन ऑल टुगेदर, एंड आई विल टेक द बाइक एंड देन फ्रॉम देयर आई विल राइड बैक टू बैंगलोर। ऐसा कुछ करेंगे, जो भी हो। अगर लेता हूं तो आप लोगों को डेफिनेटली पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वीडियो, आई विल ट्राई टू आंसर देम। बाय बाय, टेक केयर।